In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरिया साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया साइकिल की। यूरिया साइकिल को आपकी बुक्स के अंदर ना इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम भी इसको सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है ना। STB और PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक और सिंध टेक्स्ट बुक, वहाँ पे इसका थोड़ा सा जिक्र है, लिहाजा हम उस रेफरेंस से इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया साइकिल के डिफरेंट नाम के बारे में। तो इसका एक और नाम जो है वो है ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, इसको क्रेब्स हेंजलेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि इसके तीन नाम है, यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब्स हेंजलेट साइकिल, ठीक है ना। ऑर्निथीन साइकिल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके रिएक्शंस में हमें ऑर्निथीन नजर आती है, ठीक है ना, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं मजीद, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन हमारे पास लिवर है यूरिया साइकिल के लिए, और लिवर बेसिकली हिपैटोसाइट से मिलके बनता है, यानी लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर यूरिया साइकिल हो रहा होता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपकी जो यूरिन है ना, उसमें 90% जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना, वो बेसिकली यूरिया है, ठीक है। 90% नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। कोई 5 से 6% क्रेटिनिन की फॉर्म में होता है, कोई 2 से 3% यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, और बाकी जो है 1% के करीब अमोनिया होता है आपके यूरिन में, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती है अपनी बॉडी से, यूरिया की फॉर्म में रिमूव करती है यूरिन के जरिए, ठीक है ना। और इसीलिए तो हम ह्यूमंस को कहते हैं कि वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, यानी उनकी मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस साइकिल के बारे में आपने याद रखना है कि इसके 5 स्टेप होंगे, ठीक है ना। इसके 5 स्टेप होंगे, यानी कि 5 ही एंजाइम्स होंगे इसके, ठीक है ना। और ये 2 जगह पे हो रहा होता है। इसके 2 स्टेप बेसिकली 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और इसके 3 स्टेप बेसिकली साइटोसोल में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यूरिया साइकिल के 3 एंजाइम जो हैं वो साइटोसोल में है, जबकि 2 एंजाइम जो हैं वो आपके पास कहाँ होंगे, वो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्निथीन से, ठीक है, कि हमारे पास ऑर्निथीन को हमने कहाँ लेके जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ऑर्निथीन को माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ट्रांसपोर्ट किया। अब यहाँ पे इस ऑर्निथीन ने कन्वर्ट हो जाना है सिट्रुलिन के अंदर, ठीक है। So the ornithine has been converted into citrulline कैसे, by the addition of कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इस ऑर्निथीन में ऐड होंगे। ऑर्निथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिट्रुलिन के अंदर। सिट्रुलिन जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भेज दिया जाएगा, और फिर बाकी के रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यानी साइटोसोल में होंगे, ठीक है ना। अभी आपने यहाँ पे एक चीज गौर की होगी कि मैंने आपको कहा है कि 2 रिएक्शंस जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और 3 साइटोसोल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरोस की मदद से आपको पता चल गया होगा कि साइटोसोल के रिएक्शंस तो बेसिकली पूरे नजर आ रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अभी तक एक रिएक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये कहानी थोड़ी सी शॉर्ट है जो आपकी बुक ने लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा उस तरह से नहीं है। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ये मैं उनके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूँ। होता ये है आपके पास कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके मिलने से आपके पास एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इनकी सोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी जो है वो बनाती है मेटाबॉलिज्म के जरिए, ठीक है, जब एनर्जी हासिल करती है। और अमोनिया ग्रुप जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से आता है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं,
सिंध बुक के अंदर आप रिएक्शन को नोटिस कर सकते हैं। ये आपके पास एक सिंपल अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाया हुआ है मोलेक्युलर ऑक्सीजन को, ठीक है ना। हाफ O2 बेसिकली होती है हमारे पास, यानी कि हम कहते हैं ऑक्सीजन का एक एटम होता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है। इसका रिएक्शन करवाया जाता है अमाइनो एसिड के साथ। आपके पास ये अमाइनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाते हैं अमोनिया की फॉर्म में। बाकी आपके पास जो स्ट्रक्चर बच गया उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास कार्बन था, इस कार्बन को क्या होगा, ये ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये R ग्रुप है और ये COOH, ठीक है। तो समझ आइए आपको क्या हुआ हमारे पास। आपके पास ऑक्सीजन की एडिशन हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है, कि एक तो अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल गया और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है, क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के जरिए एक अमाइनो एसिड बेसिकली किस में कन्वर्ट होगी, कीटो एसिड के अंदर, ठीक है। और कीटो एसिड हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है और एक इसके पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। और आपके पास अमोनिया आपको मिल जाती है जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। इसको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, और यूरिया में हम जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि वो यूरिया साइकिल है, ठीक है ना। सो मजीद हम इसको बेसिकली वहां पे ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सो रिएक्शन जो आपके पास होना था ना, वो आपके पास किस तरह से होना था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अमोनिया है, इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि इनके रिएक्ट करने से एक ग्रुप बनता है या एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं कार्बामोइल, ठीक है ना। होगा ये कि यहाँ पे इस रिएक्शन में दो ATP इन्वॉल्व होंगे। एक ATP आएगा और वो ADP बन के चला जाएगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहाँ गया, कार्बामोइल ग्रुप को मिल गया, कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया, ठीक है। सिंपल हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और फॉस्फेट, इन तीनों के मिलने से एक कंपाउंड बना जिसको कहते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है ना। एक और ATP यहाँ पे आता है, एक और ATP आएगा, लेकिन ये ATP जो है ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है ये डोनेट नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड टूटा है। यहाँ पे ATP के अंदर ADP और एंड वाला जो फॉस्फेट होता है उसके दरमियान बॉन्ड टूट गया है, क्यों, ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है ना। सो दो ATP मॉलिक्यूल आते हैं, दो ATP मॉलिक्यूल आएंगे और हमें दो ADP मिलेंगे और एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा। जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यहाँ पे वो डोनेट कर दिया गया। सो कंपाउंड बना कार्बामोइल फॉस्फेट। और कार्बामोइल फॉस्फेट जो है इसको बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, यानी कार्बामोइल फॉस्फेट को बनाने वाला, ठीक है। अब ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ना, ये आगे फिर रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑर्निथीन के साथ। ये आपके पास ऑर्निथीन है। ऑर्निथीन से जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका फॉस्फेट बेसिकली निकल जाएगा, ठीक है। कार्बामोइल फॉस्फेट ने जब ऑर्निथीन से रिएक्ट किया तो इसका फॉस्फेट उतर गया, ठीक है। और जो कार्बामोइल ग्रुप है ये ऑर्निथीन को मिल गया और आपके पास कंपाउंड बन गया सिट्रुलिन, ठीक है। सिंपली हुआ क्या, कार्बामोइल फॉस्फेट ने ऑर्निथीन से रिएक्शन किया, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो गया, वो उतर गया। कार्बामोइल ग्रुप जो है वो ऑर्निथीन को मिल गया और ऑर्निथीन कन्वर्ट हो गया सिट्रुलिन के अंदर। सो ये सारी कहानी होती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज, यानी ऑर्निथीन को कार्बामोइल ग्रुप ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। ये दो रिएक्शन बेसिकली हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इनके होने से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या है कि सिट्रुलिन बन जाती है। इस सिट्रुलिन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोसोल में।
अब इस सिट्रुलिन के अंदर हम क्या करते हैं, हम फिर से एक अमोनिया ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सिट्रुलिन बाहर आया, इसमें हमने क्या कर दी, एक अमोनिया ऐड की। और हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी प्रोवाइड की एटीपी ने। एटीपी क्या बन गया, एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये क्या बला है, बेसिकली होता इस तरह से है कि अगर यहाँ पे मैं एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ठीक है, ये सपोज एडेनिन है, ये फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। ठीक है, गौर से सुनिएगा, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ तो आप कहेंगे कि सर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी बना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, पायरोफॉस्फेट बनेगा और एएमपी बनेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि आपके पास एएमपी बना है और पायरोफॉस्फेट साथ में बना है। इस बॉन्ड को तोड़ने का मकसद क्या था, एनर्जी हासिल करना। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा आरजी नीनो सक्सिनेट सिंथिटेज, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथिटेज, क्योंकि आपके पास क्या बन रहा है, आर्जिनिनो सक्सिनेट। ठीक है, तो सिट्रोलिन में जब हमने क्या किया, हमने अमोनिया ऐड कर दी, तो आपके पास क्या बना, आपके पास आर्जिनिनो सक्सिनेट बना। ठीक है ना, और एंजाइम होगा आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेसेस, यानी उसे बनाने वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ये सबसे पहला रिएक्शन है जो साइटोसोल में अभी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इस आर्जिनिनोसक्सिनेट को तोड़ा जाएगा, इसको हमने बना लिया, अब इसको तोड़ा जाएगा। और ये किसके अंदर टूटेगा, ये टूटेगा आर्जिनिन के अंदर। ठीक है, ये आर्जिनिन में टूट जाएगा। अब आर्जिनिन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है जिसकी हम डिटेल थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एंजाइम है वो है आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज। लाइएजेस कैसे एंजाइम्स होते हैं, जो बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, उनके आप कह सकते हैं कि उनको छोटे हिस्से में तोड़ देते हैं। जैसे एल्डोलेज है, वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को, ठीक है, तोड़ देता है किसके अंदर, G3P के अंदर और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे भी ऐसे होगा कि आर्जिनिनोसक्सिनेट को बेसिकली आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम जो है वो आर्जिनिन में तोड़ देगा। और आपके पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो होगा फ्यूमारेट। फ्यूमारेट, फ्यूमारेट आपने कहाँ पढ़ा है, क्रेब साइकिल के अंदर, ये वही फ्यूमारेट है। सो आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज ने क्या किया, आर्जिनिनो सक्सिनेट को तोड़ा दो हिस्सों में, एक हिस्सा आर्जिनिन और एक हिस्सा फ्यूमारेट। फ्यूमारेट को हम किसी और मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, आर्जिनिन को हम मजीद रिएक्शन में यूज करेंगे। किस चीज में यूज करेंगे, ऑर्निथीन बनाने के लिए। ठीक है, कैसे, आपके पास यहाँ पे एंजाइम होगा आर्जिनेज। आर्जिनेज क्या करेगा, आर्जिनिन के अंदर वाटर ऐड करवाएगा। ठीक है, आर्जिनिन में वाटर ऐड करवाएगा और यूरिया निकल जाएगा इसके स्ट्रक्चर में से। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से यूरिया निकल जाएगा। अब ये सारी बातें आपको शायद समझ में ना अभी तक आई हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके समझा देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ है कि ये आपके पास यूरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दो अमाइनो ग्रुप उसके साइड पे हैं। ठीक है, दिस इज यूरिया। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आर्जिनिन का, तो आर्जिनिन क्या है, आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है। सो ये COOH, ठीक है, उसके किनारे वाला, इसको शॉर्ट करके ही लिख देते हैं, ये COOH, ये अल्फा कार्बन, ये अमाइनो ग्रुप, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं बेसिकली साइड चेन बनाऊंगा। ठीक है, तो साइड चेन में सबसे पहले मिथाइलिन, मिथाइलिन और फिर से मिथाइलिन, तीन मिथाइलिन ग्रुप आएंगे। देन नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर आपके पास नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, सो नाइट्रोजन की वैलेंसी चूंकि 3 होती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, साथ में उसके हाइड्रोजन आ चुका है। यहाँ पे कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ क्या होगा, एक नाइट्रोजन बाइंड करेगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, उसने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ठीक है, दो बॉन्ड यहाँ पे बन गए, एक बॉन्ड इस तरफ बन गया, और एक बॉन्ड जो है रहता सहता वो आपके पास टर्मिनल नाइट्रोजन के साथ बन गया इस सेंस में। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या,
ये अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि ये है आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। गौर से देखिएगा, अगर इसमें मैं वाटर ऐड करवाता हूँ, H2O, वाटर के कितने हिस्से होते हैं, HOH इस फॉर्म के अंदर। सो मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से इतना पोर्शन निकाल देना है, ये पोर्शन निकाल देना है मैंने, ठीक है। ये पोर्शन मैंने आर्जिनिन में से निकाल देना है। सो अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये पोर्शन कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्या अगर मैं यहाँ पे इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मजीद दे दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये अमाइनो ग्रुप नहीं बन जाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वो आपके पास वाटर से हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गया इसके पास, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका ऑक्सीजन है बेसिकली, वो आपने इस कार्बन को दे दिया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया यूरिया, ठीक है। तो आर्जिनिन का सबसे एंड पे जो ये हिस्सा है ना, कार्बन और नाइट्रोजन का, ये उतर जाता है वाटर की एडिशन से, ठीक है ना। आपने वाटर का एक ऑक्सीजन यूज किया और एक हाइड्रोजन यूज किया। अब जो हाइड्रोजन बच गया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पे रिमूव करें, ये यूरिया तो निकल गया, जो स्ट्रक्चर बच गया है, अब क्या होगा, ये जो बचा कुचा हाइड्रोजन है ये इसको मिलेगा और ये अमाइनो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ना, अब ये स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ऑर्निथीन। दिस इज बेसिकली ऑर्निथीन। तो आर्जिनिन जो है, अगर इसमें से यूरिया निकल जाए तो ऑर्निथीन बनता है, यानी ऑर्निथीन प्लस यूरिया इज इक्वल टू आर्जिनिन, ठीक है ना। सो आर्जिनेज ने ये काम करवा दिया, ऑर्निथीन बना। ऑर्निथीन दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, दोबारा से सिट्रुलिन बनेगा, सिट्रुलिन बाहर आएगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनेगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट से आर्जिनिन बनेगा, आर्जिनिन से दोबारा ऑर्निथीन बनेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा और आपके पास यूरिया बनता रहेगा, ठीक है ना। सो समराइज वे में अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपके पास क्या होगा कि दो अमाइनो ग्रुप थे, एक CO2 था, कन्वर्ट हो गए यूरिया के अंदर, ठीक है, और साथ में बेसिकली आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस पे हम जब कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एक बन गया। अब यहाँ पे जो आर्जिनिन है ना, इसके बारे में हम छोटी सी एक बात पढ़ेंगे कि ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और नॉर्मली एडल्ट्स के अंदर ये कौन सी अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन सी होती हैं, जो आपकी बॉडी बना सकती हैं, ठीक है। और ऑर्निथिन सिट्रुलिन की खास बात क्या है, जिनको मैंने अलग से लिखा है कि ये आपके पास क्या है, दीज आर नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड आपके पास दो तरह की हो सकती हैं, एक वो जो प्रोटीन बनाने के काम आ सकती हैं, और एक वो है जो प्रोटीन बनाने के काम तो नहीं आती लेकिन उनका रोल है। तो ऑर्निथीन भी एक अमाइनो एसिड है, सिट्रुलिन भी एक अमाइनो एसिड है, लेकिन ये प्रोटीन बनाने के काम नहीं आती। ये ऐसी अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने के काम नहीं आ रही है, किसी रिएक्शन में काम आ रही हैं। जबकि आर्जिनिन जो है, ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी हमारी बॉडी इसको बना सकती है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम डाइट में खाते हैं, और ये प्रोटीनोजेनिक है, यानी ये प्रोटीन के अंदर हमें देखने को मिलती है, हम इसके जरिए प्रोटीन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका यूरिया साइकिल का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। लिहाजा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।